छात्रों, मैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय कोटा के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम त्रिविम रसायन विज्ञान या स्टीरियो केमिस्ट्री के भाग का अध्ययन करेंगे। जब भी हम त्रिविम रसायन की बात करते हैं तो रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों की संरचना का त्रिविम अध्ययन किया जाता है, अर्थात 3 डायमेंशन उसका अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रकार की जो शाखा है उसे हम त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। त्रिविम रासायनिक समावयवता, इस अध्याय में हम समावयवता का अध्ययन करेंगे, जो कि 3 डायमेंशनल स्थिति पर हमें दिखाई देती है। और इसमें सर्वप्रथम ऐसे 2 समावयवी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु कार्बन से जुड़ने वाले यौगिकों की त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, ऐसी समावयवी त्रिविम समावयवता कहलाती है और इस समावयवता को त्रिविम समावयवता कहते हैं। यह समावयवता निम्न 3 प्रकार की होती है: ज्यामितीय समावयवता, संरूपण समावयवता और प्रकाशिकी समावयवता। सर्वप्रथम हम जो समावयव का अध्ययन कर रहे हैं वो है ज्यामितीय समावयवता या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंध कार्बन परमाणुओं की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं अथवा समूहों से जुड़ी हुई हो, तो इस प्रकार की ज्यामितीय समावयवता ऐसे यौगिक दिखाते हैं। अर्थात ज्यामितीय समावयवता के लिए दर्शाने के लिए 2 प्रकार की शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित रहना चाहिए। प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से जुड़ने वाले दोनों प्रतिस्थापी या समूह भिन्न भिन्न होना चाहिए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पर युक्त घूर्णन होता है, परंतु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर प्रतिकर्षण होता है और इनमें घूर्णन नहीं होता, और इस घूर्णन के कारण 2 समावयवी समावयिता प्रदर्शित करते हैं। और ऐसे 2 समावयवी जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु ज्यामितीय समावयिता या ज्यामितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, तो इस प्रकार की जो 2 यौगिक होते हैं वो दोनों आपस में ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिकों में हमने देखा कि द्विबंध होना चाहिए। जब यौगिक में एक द्विबंध आ जाता है तो उस अक्ष पर घूर्णन संभव नहीं होता, जबकि एकल बंध वाले यौगिकों में फ्री रोटेशन या मुक्त घूर्णन होता है, जिसके कारण एक संरूप सुगमता से दूसरे संरूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब अणु में द्विबंध आ जाता है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता, और इस कारण इसे प्रतिबंधित घूर्णन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। जब दोनों समान समूह द्विबंध के एक ओर उपस्थित रहते हैं तो समावयवी समपक्ष समावयवी कहलाता है, और जब समूह विपरीत और व्यवस्थित होते हैं तो ऐसे समावयवी ट्रांस या विपक्ष समावयवी कहलाता है, जैसा कि उदाहरण में दिखाया गया है। पहले उदाहरण में दोनों क्लोरीन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हैं और एक ही तरफ हैं, अतः ऐसे यौगिक सिस यौगिक कहलाते हैं, जबकि उसके दूसरे समावयवी में दोनों क्लोरीन परमाणु कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के विपरीत दिशा में हैं। इस प्रकार के यौगिक ट्रांस यौगिक कहलाते हैं। प्रतिबंधित घूर्णन को तख्ता या कील मॉडल से भी हम समझ सकते हैं। इस प्रकार किसी अणु में एक द्विबंध उपस्थित है तो घूर्णन के प्रतिबंधित होने के कारण वह 2 प्रकार के ही विन्यास दर्शा पाएगा, जो कि ज्यामितीय समावयवता के अनुसार दिखाई देते हैं। एल्काइनों में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन त्रिबंध होने के कारण घूर्णन तो प्रतिबंधित रहता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती, क्योंकि त्रिबंध के कारण प्रत्येक कार्बन परमाणु की केवल कार्बन संयोजकता ही मुक्त होती है, जिस पर कोई भी समूह जुड़े रहने से एक ही प्रकार की संरचना बनती है। इसी प्रकार का
एक उदाहरण है मैलेइक अम्ल, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए दोनों COOH समूह एक ही तरफ हैं। इस प्रकार का अम्ल मैलेइक अम्ल कहलाता है। परंतु यदि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए COOH समूह विपरीत दिशा में हों तो ये ट्रांस स्थिति कहलाती है और ये अम्ल फ्यूमेरिक अम्ल कहलाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर भी प्रतिबंधित घूर्णन होता है, परंतु एल्काइन ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि त्रिबंध बनाने के बाद कार्बन की केवल एक संयोजकता मुक्त रहती है, जिसे एक समूह जोड़ा जा सकता है, जबकि तुलना के लिए हमें कम से कम 2 समूहों की आवश्यकता होती है। दूसरा जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण शर्त यह है कि द्विबंधित कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से न जुड़ी हुई हो, अर्थात कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर दोनों कार्बन पर उपस्थित समूह एक जैसे हों, परंतु उनकी स्थिति भी प्रतिबंधित घूर्णन के कारण 2 संरचनाएं बनानी चाहिए। यदि एक ही कार्बन पर दोनों जुड़ने वाले दोनों परमाणुओं के समूह या परमाणु एक ही समान हों, तो यदि उनकी स्थिति परिवर्तित भी कर दी जाए तो दोनों समूह एक समान ही रहते हैं। इस कारण ये समावयवता नहीं दर्शा पाते हैं। ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयवता एक उदाहरण है ऑक्जिम का। सर्वप्रथम तो हमें ये अध्ययन करना चाहिए कि ऑक्जिम क्या चीज़ है और कैसे बनता है। ऑक्जिम कार्बनिक यौगिकों कार्बोनिल यौगिक जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं को हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर यदि हम क्रिया कराएं तो ऑक्जिम का निर्माण होता है। और ऑक्जिम में कार्बन व नाइट्रोजन परमाणु द्विबंध द्वारा बंधित रहते हैं और नाइट्रोजन परमाणु से एक OH समूह जुड़ा होता है। यदि कार्बन से जुड़ने वाले दोनों प्रतिस्थापी या समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। जब नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह कार्बन से जुड़े H या छोटे एल्किल समूह की दिशा में होता है तो समावी सम या सिन समावी कहलाते हैं, परंतु विपरीत परिस्थिति में इस प्रतिसमवायी कहलाते हैं। जैसा कि इस अभिक्रिया में दिखाया है कि ऑक्जिम किस प्रकार निर्माण करता है। कार्बोनिल यौगिकों के हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया कराने पर ऑक्जिन बनता है। और ऑक्जिम में हम देखते हैं कि यदि हाइड्रोजन और OH समूह एक ही तरफ हो तो सिन समावी, और यदि हाइड्रोजन और OH विपरीत तरफ हो तो एंटी समावी कहलाते हैं। या एक छोटा समूह और OH एक दूसरे के विपरीत हों तो ये प्रतिसमावी कहलाते हैं। कीटोऑक्सिम भी सिन और एंटी समावयवता दर्शाते हैं, किंतु इसके लिए कीटोन मिश्रित होना चाहिए, अर्थात दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस स्थिति में छोटा एल्किल समूह और OH समूह एक तरफ हो तो सिन और यदि विपरीत तरफ हो तो एंटी समूह कहलाते हैं। यहाँ ये बात एक बार और स्मरण रखने की है कि साइक्लोएल्कीन जैसे चक्रीय यौगिक भी उपयुक्त दोनों शर्तों को पूर्ण करते हैं। इनमें द्विबंध तो नहीं होता, किंतु चक्रीय संरचना के कारण इसमें एकल बंध का घूर्णन प्रतिबंधित रहता है, अतः इनमें भी ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। अर्थात साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल 2 भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, सिस और ट्रांस। ज्यामितीय समावयव का विन्यास किस प्रकार निर्धारण किया जाता है, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। और हम देखते हैं कि सर्वप्रथम द्विध्रुव आघूर्ण विधि। विपक्ष समावयव में दोनों बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत होती है, अतः इसका द्विध्रुव आघूर्ण लगभग 0 होता है। परंतु समपक्ष समावयव का द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक पाया जाता है, अतः द्विध्रुव आघूर्णों के आधार पर ही दोनों समावयव की पहचान की जा सकती है। अर्थात यदि हमें 2 भिन्न भिन्न यौगिक दिए हैं और उनके द्विध्रुव आघूर्ण हमें जानकारी है तो द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर भी हम उनकी ज्यामितीय समावयवता का निर्धारण या उनके विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा ज्यामितीय समावयव के विन्यास के निर्धारण की विधि है चक्रीकरण विधि या साइक्लाइजेशन मेथड। समपक्ष समावयव में दोनों समान समूह एक ही दिशा में होते हैं,
अतः ये आसानी से चक्रीय संरचना वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु विपक्ष समावयव में चक्रीकरण नहीं होता। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मैलेइक अम्ल, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एक ही तरफ COOH समूह उपस्थित है, दोनों COOH समूह को यदि गर्म करें तो एक जल का अणु निकलता है और मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है। इसके विपरीत यदि हम फ्यूमेरिक अम्ल को देखें, और फ्यूमेरिक अम्ल में हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में द्विबंध के दोनों और विपरीत दिशा में COOH समूह है, लेकिन गर्म करने पर इनमें किसी भी प्रकार के OH समूह H2O का जल का अणु विलोपित नहीं होता, तो इसमें चक्रीय यौगिक नहीं बनता, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इस आधार पर भी हम किसी ज्यामितीय समावयव के विन्यास का निर्धारण कर सकते हैं। तीसरी प्रकार की जो विन्यास निर्धारण की विधि है वो गलनांक व कथनांक के आधार पर है। विपक्ष समावयव का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि समकक्ष समावयव के द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाते हैं। अतः समकक्ष समावयव द्विध्रुव आघूर्ण आकर्षण द्वारा संगुणित हो जाते हैं। इस कारण इनके गलनांक व कथनांक विपक्ष समावयव से अधिक हो जाते हैं। अतः गलनांक व कथनांकों के आधार पर दोनों समावयव की पहचान की जा सकती है कि किस में गलनांक अधिक है और किस में गलनांक कम पाया जाता है। जब भी हम ज्यामितीय समावयव का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक नियम है जिसके आधार पर हम किसी ज्यामिति के निर्धारण को देखते हैं, वो है अनुक्रम का नियम। क्राउन और इनगोल्ड और एक अन्य वैज्ञानिक प्रीलोग नामक वैज्ञानिक ने कार्बन परमाणुओं से जुड़े समूहों की वरीयता निर्धारण करने के लिए निम्न नियम दिए, और इन नियमों को ही अनुक्रम का नियम या सीक्वेंस लॉ कहते हैं। इस नियम के प्रथम बिंदु के अनुसार यदि किसी कार्बन परमाणु से जुड़े उस समूह को सर्वाधिक वरीयता यदि हम दें, तो हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार जिसमें प्रथम परमाणु का परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है उसे हम प्रथम प्रायिकता रखते हैं। जैसे ये एकल कार्बन है, इस उदाहरण में हमें दिख रहा है, उसमें 4 समूह जुड़े हैं, एक तरफ CH3 समूह, एक तरफ OH समूह, एक तरफ क्लोरीन समूह, एक तरफ NH2 समूह। तो हम देखते हैं कि NH2 परमाणु क्रमांक 7, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6। तो प्रथम परमाणु का परमाणु क्रमांक सर्वाधिक होता है, तो हम देखेंगे कि क्लोरीन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन का O है, उसके बाद NH2 का NH है, और सबसे अंत में CH3 है। दूसरा, जब प्रथम परमाणु से वरीयता निर्धारण नहीं होता है तो प्रथम परमाणु से जुड़ने वाले द्वितीय परमाणु के परमाणु क्रमांकों का योग ज्ञात किया जाता है। जिसके लिए योग सर्वाधिक होता है उस समूह को अधिक वरीयता दी जाती है। जैसे हम इस उदाहरण को देखें जिसमें कार्बन से 2 समूह जुड़े हैं, एक तो CH3 और एक CH2CH3। दोनों कार्बन परमाणु 6 वरीयता वाले हैं जिनका परमाणु क्रमांक 6 है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो सर्वप्रथम जिसकी परमाणु क्रमांक अधिक है यानी ऑक्सीजन OH समूह, उसके बाद NH2। अब हम इन दोनों परमाणुओं को देखते हैं जिसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 6 और 3 9, जबकि इसमें कितने परमाणु जुड़े हैं, परमाणु क्रमांक का योग हाइड्रोजन के 2 और दूसरा 6, 6 12 और ज़्यादा, जबकि उसमें 9 है। इसलिए C2H5 हम देखते हैं कि कार्बन से 3 और इसमें जुड़ने वाले 6 + 1 + 1 कितने समूह हो गए, 8, यानी कि C2H5 को हम वरीयता में CH3 से अधिक रखते हैं। तीसरा नियम जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन परमाणु नाइट्रोजन से 3 बंध द्वारा जुड़ा होता है, या कार्बन से एक नाइट्रोजन जुड़े हुए हों। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को है, कार्बन ऑक्सीजन से प्रदर्शित करते हैं। वरीयता का जब भी हम निर्धारण करते हैं तो हम देखते हैं कि CHO सर्वप्रथम तो हम जिसकी परमाणु क्रमांक अधिक है NH2 समूह, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला जिसमें 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड के आधार पर हम उसकी वरीयता देखते हैं। जितने बॉन्ड से जुड़ा उतने ही संख्या बढ़ा देते हैं, यानी 7 7 14 7 21 नाइट्रोजन। यदि CHO की बात करें तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं CHO में, तो 2 ऑक्सीजन के आधार पर 14। इस तरह से हम उस
कार्बन की वरीयता से जुड़ने वाले समूह का। चौथा प्रकार का जो समूह है या चौथा प्रकार का जो नियम है, किसी परमाणु की तुलना में उसके समस्थानिक अधिक वरीयता दर्शाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम को हम वरीयता अधिक देंगे हाइड्रोजन की तुलना में। इस प्रकार हम ये अनुक्रम का जो नियम है जिसके आधार पर हम वरीयता का निर्धारण करते हैं, और हमारे अगले अध्याय में भी इसका अध्ययन करेंगे जब हम आर और एस नामकरण को देखेंगे। इसके आधार पर भी हम इसका अध्ययन करेंगे। नामकरण की जो पद्धति है वो है ई व जेड पद्धति, जो कि हम ज्यामितीय संभाव्यता के आधार पर निर्धारित करते हैं। ई जेड नामकरण करते समय सबसे पहले कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूहों की वरीयता अनुक्रम नियमों के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। यानी दोनों अधिक वरीयता प्राप्त समूह द्विबंध से एक ही ओर होते हैं तो विन्यास जेड होता है, परंतु ये समूह विपरीत ओर होते हैं तो विन्यास ई दर्शाते हैं। इस प्रकार अनुक्रम नियम के आधार पर हम ई और जेड का नाम कर सकते। ई मतलब विपरीत ओर और जेड का मतलब समान। यदि हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के इस उदाहरण को देखें तो हम देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक तरफ तो COOH समूह, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ CH3 समूह। वरीयता के आधार पर हम देखें तो हम देखते हैं कि COOH में कार्बन 6 चारों समूह एक जैसे हैं। क्लोरीन को वरीयता में हम सबसे पहले रखेंगे अनुक्रम नियम के आधार पर, और हमने देखा कि एक ही ओर हों अधिक वरीयता के समूह तो वरीयता का निर्धारण यदि हम करें एक ही ओर हों तो जेड विन्यास, और यदि विपरीत समूह हो तो ई विन्यास दर्शाते हैं। इस प्रकार हम ई जेड पद्धति का जब भी नामकरण करेंगे उसके लिए अन्य हमारे जो लेसन होगा उसमें अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उदाहरण में E3 क्लोरो 2 ब्यूटेनोइक एसिड रखेंगे, जबकि दूसरे उदाहरण में E3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल 2 ब्यूटेनोइक एसिड। इस प्रकार ई और जेड का निर्धारण हम अपने अन्य अध्याय में करेंगे। दूसरी प्रकार की जो समावयवता है वो प्रकाशीय समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। इसके अंतर्गत आने वाले समावयवों की संरचना, भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, किंतु इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्रकाशीय गुण के आधार पर हम इस समावयवता का निर्धारण करते हैं। एक समावयी दक्षिणा घूर्णक या डेक्स्ट्रोरोटेटरी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तथा घड़ी की सुई की दिशा में या क्लॉकवाइज घुमा देता है, जबकि दूसरा समावयी वाम घूर्णक या लेवोरोटेटरी समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन तल को बाईं ओर या लेफ्ट हैंड घुमाता है या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा देता है। तो इस प्रकार ये समावयी कहलाते हैं। दो रूप स्मॉल डी व स्मॉल एल अर्थात प्लस व माइनस द्वारा दर्शाए जाते हैं। जब भी हम प्रकाशीय समावयवता का अध्ययन करेंगे तो हम सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित उसकी ज्यामिति में उपस्थित सममित तत्वों का अध्ययन करेंगे, और सममित तत्वों के अध्ययन से करने के बाद ही हम उसके प्रकाशीय ज्यामिति का निर्धारण करेंगे। घूर्णन घूर्णिता या प्रकाशीय समावयवता का मुख्य कारण अणु का असम्मित होना है। अतः पहले हम उन तत्वों का अध्ययन करेंगे जो अणु में किसी भी प्रकार से असम्मिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला सम्मित तत्व, सममिति का तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी वस्तु के ऐसे तल को सममिति तल कहते हैं जिस तल से यदि उस वस्तु को विभाजित किया जाए तो बने हुए दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अतः इस तल को हम दर्पण तल या मिरर प्लेन भी कहते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक को यदि हम बीच में से किसी एक स्थान से या एक तल से इस प्रकार के लिए काटें कि प्राप्त होने वाले दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिद्वंदी हों, तो इस प्रकार का जो तल है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। सममिति तल को सिग्मा द्वारा निरूपित करते हैं, और यदि सममिति तल ऊर्ध्वाधर समतल हो तो उसे ऊर्ध्वाधर सममित तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के एक अक्षर में ऊर्ध्वाधर सममिति तत्व है, जबकि अंग्रेजी के बी अक्ष में वामावर्त या
क्षैतिज होने के कारण इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। जब किसी अणु में सममिति तत्व होता है तो यह घूर्णन घूर्णक नहीं होता, अर्थात किसी यौगिक के घूर्णन घूर्णक होने के लिए उसमें कोई सममिति तत्व नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोपियोनिक अम्ल व मीसोटार्ट्रिक अम्ल में सममिति तत्व है, अतः ये घूर्णन अघूर्णक होते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक में यदि सममिति तल है जो उसे दो भागों में विभाजित करता है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिनिधित्व होते हैं, तो ये घूर्णन घूर्णक नहीं होते हैं। दूसरी प्रकार का जो सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष है, जिसके आधार पर भी हम प्रकाशीय समवायता का निर्धारण करते हैं। सममिति अक्ष या घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ रोटेशन। सममिति अक्ष वस्तु अथवा अणु का वह अक्ष है जिस पर घुमाने से प्राप्त होने वाला नया रूप मूल विन्यास पर अध्यारोपित हो जाता हो या सुपर इम्पोज हो जाता हो, अर्थात नया रूप मूल रूप के समरूप हो। सममिति के इस तत्व को Cn द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ C का तात्पर्य चक्र से होता है या साइक्लिस से होता है। यदि अणु को 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कोण में घुमाने जाने से मूल विन्यास जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है, तो अणु में n गुणा घूर्णन अक्ष हैं। उदाहरण के लिए 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 180 डिग्री पर घुमाने पर यदि अणु मूल विन्यास प्राप्त कर ले तो उसमें C2 अर्थात द्विध्रुव घूर्णन अक्ष या टू फोल्ड रोटेशन है। सममित केंद्र। तीसरे प्रकार का जो केंद्र है सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र। किसी पदार्थ अथवा अणु पर सममित केंद्र उसके बीचों बीच उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु है जहाँ से यदि कोई सीधी रेखा खींची जाए तो उस बिंदु के दोनों ओर समान आमने सामने वाले समान परमाणु समान दूरी पर स्थित होंगे। दूसरे शब्दों में किसी अणु का वह केंद्र जिससे होकर जाने वाली रेखा के चारों ओर समान परमाणु समान दूरी पर स्थित हों सममित केंद्र कहलाता है। इसे I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर S में बीचों बीच सममित केंद्र होता है। एथीन, बेंजीन आदि अणुओं में सममित केंद्र पाया जाता है, जिससे उस परमाणुओं की दूरी का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार इस अध्याय के इस भाग में हम प्रकाशीय समवायता निर्धारण के लिए सममित अक्ष, सममित केंद्र और सममित तल का अध्ययन करके उसकी प्रकाशीय समवायता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर उसके बारे में जानकारी लेंगे।